सरकारी टीचर सुनील गौतम अपनी पत्नी पूनम भारती और दो बेटियों के साथ अमेठी में रहते थे। वह अपने काम से काम रखते थे। फिर एक दिन किसी ने सुनील, उनकी पत्नी और दोनों बेटियों को घर में घुसकर गोलियों से भून डाला। आखिर कौन था हत्यारा और क्यों की उसने ये हत्याएं? आइए जानते हैं इस खौफनाक सामूहिक हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। चंदन वर्मा ने 12 सितंबर 2024 को अपने व्हाट्सएप पर लिखा, 5 लोग मरने वाले हैं। मैं जल्दी करके दिखाऊंगा। 5 people are going to die. I will show you soon। उसका इशारा अपनी प्रेमिका पूनम व उसके परिवार, स्वयं और पूनम के भाई सोनू की तरफ था। चंदन वर्मा ने इसके लिए अवैध पिस्टल का इंतजाम तो कर लिया था, लेकिन गोलियों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। इसके लिए उसने जान पहचान के अपराधियों से संपर्क किया और 10 राउंड गोलियों वाली मैगजीन मुँह मांगी कीमत पर खरीद कर रख लिया, लेकिन यह इंतजाम करने में उसे 15 दिन का समय लग गया था। 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि का प्रथम दिन था। जगह जगह पंडाल सजे थे। चंदन वर्मा पिस्टल में मैगजीन लोड कर शाम करीब 6:30 बजे बाइक से अमेठी के मंदिर रोड अहोरवा चौराहा स्थित मुन्ना अवस्थी के मकान पर पहुंचा। इसी मकान में पूनम भारती अपने पति सुनील गौतम व 2 बच्चों के साथ किराए पर रहती थी। चंदन वर्मा ने घर से करीब 50 मीटर दूर स्थित दीपक की मोबाइल शॉप के सामने अपनी बाइक खड़ी कर दिया। उसने दीपक से कहा कि वह मंदिर दर्शन करने जा रहा है, जल्दी ही वापस आ जाएगा। इसके बाद वह पूनम भारती के घर पहुंचा। पूनम उस समय घर पर ही थी। वह पति व बच्चों से बतिया रही थी। चंदन वर्मा को देखकर पूनम व सुनील सहम गए। चंदन वर्मा ने जेब से 10-10 के 2 नोट निकाले। उसने एक नोट सुनील गौतम की बेटी 5 वर्षीय सृष्टि के हाथ में तथा दूसरा नोट 2 वर्षीय समीक्षा के हाथ में थमा दिया। इसके बाद वह पूनम भारती की तरफ मुखातिब होते हुए बोला, पूनम तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। यह सुनते ही पूनम बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं अपने पति व बच्चों को छोड़कर भला कैसे जा सकती हूँ? तुमने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। चले जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। पूनम भारती की धमकी सुनकर चंदन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने लोडेड पिस्टल निकाली और 2 गोलियां पूनम के सीने में दाग दिया। सुनील गौतम सामने आया तो उस पर भी 3 गोलियां दाग दिया। इसके बाद उसने सृष्टि और मासूम समीक्षा पर भी एक गोली चला दिया। सभी खून से लथपथ होकर जमीन पर बिछ गए। कुछ क्षण बाद ही सभी ने दम तोड़ दिया। चारों को मौत के घाट उतारने के बाद चंदन वर्मा ने खुद को खत्म करने के लिए खुद को गोली मारनी चाहिए, लेकिन पिस्टल की स्प्रिंग निकलकर गिर गई, जिससे गोली नहीं चली। इसके बाद वह डर गया और बाइक मोबाइल की दुकान पर ही छोड़कर घर के पीछे के रास्ते से फरार हो गया। अवस्थी निवास में ही रोड पर अमित मेडिकल स्टोर था। इसके संचालक राम नारायण यादव ने जब लगातार गोलियों के चलने की आवाज सुनी तो वह घबरा गए। लगभग 100 मीटर की दूरी पर देवी पंडाल सजा था। वहां पुलिस तैनात थी। राम नारायण पुलिस के पास तेज कदमों से पहुंचे और गोलियां चलने की जानकारी दिया। यह खबर सुनकर 2 सिपाही मकान के अंदर दाखिल हुए तो वहां 4 लाशें बिछी देखकर उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दिया। 4 हत्याओं की सूचना मिलते ही अमेठी के शिवरतनगंज थाने की पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। कुछ देर बाद ही अमेठी के एसपी अनूप कुमार सिंह, एएसपी हरेंद्र सिंह तथा डीएम निशा अनंत घटनास्थल पहुंच गईं। शिवरतनगंज थाने की पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी। सूचना पर मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा लग गया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो उनके माथे पर बल पड़ गए और वे सिहर उठे। घर के अंदर 4 लाशें खून से लथपथ पड़ी थीं। अधिकारियों ने जानकारी जुटाई तो पता चला
कि इस मकान में शिक्षक सुनील कुमार गौतम अपनी पत्नी पूनम भारती व 2 बेटियों के साथ किराए पर रहते थे। इन्हीं की गोली मारकर हत्या की गई थी। सुनील कुमार व उनकी पत्नी पूनम के शव नल के पास पड़े थे, जबकि दोनों बेटियों के शव जीने के पास पड़े थे। मृतक सुनील गौतम की उम्र 34 वर्ष के आसपास तथा पूनम भारती की उम्र 30 वर्ष के आसपास थी। उनकी बेटियों की उम्र क्रमशः 5 वर्ष और 2 वर्ष थी। निरीक्षण के बाद पुलिस अधिकारियों ने वारदात की सूचना मृतकों के घर वालों को दे दिया। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दलित परिवार की हत्या की जानकारी हुई तो उन्होंने शोक संवेदना प्रकट किया और पुलिस के आला अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने का आदेश दिया। आदेश पाते ही आईजी अयोध्या जोन प्रवीण कुमार तथा एडीजी लखनऊ जोन एसवी शिरोडकर घटनास्थल अमेठी पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना के संबंध में एसपी अनूप कुमार सिंह से जानकारी हासिल किया। उन्होंने निरीक्षण और साक्ष्य जुटाने में जुटी फोरेंसिक टीम से भी जानकारी लिया। घटनास्थल से टीम ने कारतूस के 9 खोखे, 1 जिंदा कारतूस तथा बाइक बरामद किया। अब तक सूचना पाकर मृतक सुनील गौतम के पिता राम गोपाल गौतम घटनास्थल पर आ चुके थे। बेटा बहू व नातिनों के शवों को देखकर वह बदहवास हो गए। पूछताछ में राम गोपाल ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि इस घटना को अंजाम उसके बेटे सुनील के दोस्त चंदन वर्मा ने दिया है, जो रायबरेली के मटिया इलाके में रहता है। घटनास्थल की जांच और पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने चारों शवों को पोस्टमार्टम हेतु अमेठी के जिला अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद राम गोपाल की तहरीर पर शिवरतनगंज थाने में बीएनएस की धारा 103(1) के तहत चंदन वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दिया। चूंकि मामला दलित परिवार की सामूहिक हत्या का था, अतः पुलिस अधिकारियों ने चंदन वर्मा को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ की 4 टीमें लगा दिया। ये टीमें आरोपी की टोह में लग गईं। पुलिस ने रात में ही चारों शवों का पोस्टमार्टम करा दिया। सीएमओ अंशुमान सिंह की देखरेख में डॉक्टर विवेक चौधरी व डॉक्टर अभय गोयल की टीम ने पोस्टमार्टम किया। पूनम भारती को 2, सुनील गौतम को 3 तथा बेटियों को 1-1 गोली मारी गई थी। पोस्टमार्टम के बाद शव सुनील के पिता राम गोपाल को सौंप दिए गए। 4 अक्टूबर 2024 की सुबह पुलिस सुरक्षा में चारों शव मृतक शिक्षक सुनील के पैतृक गांव सुदामापुर रायबरेली पहुंचे तो गांव में कोहराम मच गया। पूरा गांव शवों को देखने उमड़ पड़ा। शवों को देखकर सुनील की मां राजवती तथा पूनम की मां कृष्णावती बदहवास हो गईं। पूजा व सोनू भी बहन बहनोई का शव देखकर बिलख पड़ी थीं। भीड़ में गम व रोष था। वहां पुलिस विरोधी नारे भी गूंजने लगे थे। इस घटना को लेकर राजनीतिक गलियारे में भी भूचाल आ गया था। सबसे पहले अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा सुदामापुर गांव पहुंचे। उन्होंने मृतक के पिता राम गोपाल को धैर्य बंधाया और राहुल गांधी से उनकी मोबाइल पर बात कराई। राहुल गांधी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राम गोपाल को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भाजपा के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण तथा ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे भी सुदामापुर गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। यही नहीं, इन दोनों नेताओं ने अंतिम संस्कार के बाद पीड़ित परिवार की मुलाकात लखनऊ ले जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराई। राम गोपाल गौतम ने मुख्यमंत्री से आर्थिक मदद, आवास व बड़े बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग किया। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। इधर एसटीएफ की एक टीम को पता चला कि आरोपी चंदन वर्मा प्रयागराज में है। अतः एसटीएफ की टीम प्रयागराज पहुंच गई, लेकिन वहां पता चला कि वह बस से दिल्ली की ओर रवाना हो चुका है। सर्विलांस के जरिए एसटीएफ की टीम ने उसका पीछा किया और 4 अक्टूबर की दोपहर 2:45 बजे उसे नोएडा के जेवर टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया। रात 11 बजे अमेठी के एसपी अनूप सिंह ने प्रेस वार्ता की और इस चौहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। 5 अक्टूबर 2024 की सुबह पुलिस टीम आरोपी चंदन वर्मा को लेकर हत्या में इस्तेमाल पिस्टल बरामद कराने को ले जा रही थी। इस दौरान मोहनगंज थाना क्षेत्र के पियरे विंध्या दीवान नहर पटरी पर पहुंचने पर चंदन वर्मा ने फुर्ती से थानेदार मदन वर्मा की रिवॉल्वर छीन लिया
और फायर करते हुए भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे सीएचसी सिंहपुर में भर्ती कराया। इस मामले की रिपोर्ट थानेदार मदन वर्मा ने थाना मोहनगंज में बीएनएस की धारा 109 के तहत चंदन वर्मा के खिलाफ दर्ज कराई। 6 अक्टूबर 2024 की शाम ऊंचाहार क्षेत्र के विधायक मनोज पांडे प्रभारी मंत्री राकेश सचान के साथ सुदामापुर गांव पहुंचे। वहां उन्होंने मृतक शिक्षक सुनील कुमार गौतम के पिता रामगोपाल गौतम व मां राजवती से मुलाकात किया। उन्होंने उन्हें 5 लाख रुपए का चेक दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास, 5 बीघा कृषि भूमि का पट्टा आवंटन तथा परिजनों को आयुष्मान व अंत्योदय कार्ड दिए। इसके अलावा अत्याचार से उत्पीड़ित राशि 33 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। साथ ही मृतक के भाई को मृतक आश्रित कोटे से सरकारी नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। आरोपी चंदन वर्मा से पूछताछ करने के बाद इस चौहरे हत्याकांड के पीछे की जो कहानी सामने आई वह बहुत हैरान कर देने वाली निकली। सुनील कुमार गौतम के पिता राम गोपाल गौतम उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सुदामापुर गांव के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी राजवती के अलावा 2 बेटे सोनू, सुनील व एक बेटी रूपा थी। राम गोपाल गरीब किसान थे। उनके पास मात्र 1 बीघा जमीन थी। इस कम उपजाऊ भूमि से उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था। अतः वह मेहनत मजदूरी कर किसी तरह परिवार का गुजारा करते थे। राम गोपाल गौतम के दोनों बेटे सोनू व सुनील जब बड़े हुए तो वह भी पिता के साथ मेहनत मजदूरी करने लगे। राम गोपाल अपने बेटों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सके। बड़ा बेटा सोनू तो पढ़ने में कमजोर था, लेकिन छोटा बेटा सुनील पढ़ने में तेज था। वह मेहनत मजदूरी के साथ पढ़ाई भी करता था। चूंकि गांव में मजदूरी कम मिलती थी, इसलिए सोनू का मन गांव में नहीं लगता था। गांव के कुछ लड़के मुंबई में काम करते थे। सोनू भी उन्हीं के साथ मुंबई चला गया और वहीं काम करने लगा। अब वह गांव में 30 त्योहारों पर ही आता था और कुछ दिन तक रुककर वापस चला जाता था। सुनील पहले बीए करने के बाद सरकारी नौकरी पाने की कोशिश में जुट गया था। अब तक राम गोपाल बड़े बेटे सोनू व बेटी रूपा की शादी कर चुके थे। सबसे छोटा सुनील गौतम था। वह 20 वर्ष की उम्र पार कर चुका था। अतः राम गोपाल उसकी शादी करना चाहते थे। एक रोज कृष्णावती अपनी बेटी पूनम भारती का रिश्ता लेकर राम गोपाल के घर आई। कृष्णावती रायबरेली के उत्तर पारा बेला भेला गांव की रहने वाली थी। परिवार में पति राजा राम भारती के अलावा 2 बेटे मोनू व भानु के अलावा 2 बेटियां पूजा व पूनम थीं। बड़ी बेटी पूजा की शादी हो चुकी थी। छोटी बेटी पूनम थी। वह पढ़ी लिखी व दिखने में सुंदर थी। कृष्णावती ने सुनील को देखा तो उसने अपनी बेटी पूनम भारती के लिए उसे पसंद कर लिया। उसके बाद पूनम और सुनील ने भी एक दूसरे को देखा और फिर दोनों शादी के लिए राजी हो गए। दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद कृष्णावती ने 12 अप्रैल 2016 को पूनम का विवाह सुनील कुमार गौतम के साथ कर दिया। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 41,250 पदों पर पुलिस भर्ती निकाली। सुनील ने भी सिपाही पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया। इसके बाद वह जी-जान से तैयारी में जुट गया। सुनील की मेहनत रंग लाई। उसका चयन सिपाही पद पर हो गया था। ट्रेनिंग के बाद उसे नियुक्ति मिल गई। इन्हीं दिनों उसे एक और खुशी मिली। पूनम ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने सृष्टि रखा। सृष्टि के जन्म से उसका घर आंगन किलकारियों से गूंजने लगा था। उसके माता पिता भी खुश थे। सुनील गौतम पुलिस में भर्ती तो हो गया था, लेकिन उसे वह नौकरी रास नहीं आ रही थी। क्योंकि एक तो वह परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था और दूसरे उसे पुलिसिया भाषा अच्छी नहीं लगती थी। पुलिस की नौकरी से मन हटा तो वह शिक्षा विभाग में नौकरी खोजने लगा। बीएड तो वह कर ही चुका था, फिर उसने बीए शिक्षक पात्रता परीक्षा भी पास कर लिया। जब शिक्षक की वैकेंसी निकली तो उसने भी आवेदन कर दिया। 10 दिसंबर 2020 को सुनील कुमार गौतम की बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी लग गई।
उसकी पहली तैनाती रायबरेली में बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में हुई। शिक्षा विभाग में नौकरी पाने के बाद सुनील ने सिपाही पद से इस्तीफा दे दिया। शिक्षा विभाग में नौकरी मिलने पर घर में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई। सुनील कुमार का गांव सुदामापुर रायबरेली से 35 किलोमीटर दूर था। नौकरी के लिए उसे रोजाना अप डाउन करना पड़ता था। इसमें पैसा तो खर्च होता ही था, समय की बर्बादी भी होती थी। इसलिए उसने रायबरेली के मटिया इलाके में 2 कमरे वाला मकान किराए पर लिया और पत्नी पूनम भारती और बेटी सृष्टि के साथ रहने लगा। पूनम भारती गांव से शहर आई तो उसके रंगढंग ही बदल गए। वह खूब सज सवर कर रहने लगी और स्वच्छंद होकर बाजार हाट घूमने लगी। पति की जिस दिन छुट्टी होती उस दिन वह बेटी को साथ लेकर पति के साथ सैर सपाटे के लिए निकल जाती थी। रेस्टोरेंट में खाना खाती थी। सुनील पत्नी की हर बात मान लेता था। एक तरह से वह सुनील को अपनी अंगुलियों पर नचाने लगी थी। सुनील कुमार गौतम ने मटिया इलाके के जिस मकान में कमरा किराए पर लिया था, उसी मकान के पीछे वाले भाग में चंदन वर्मा नामक युवक किराए पर रहता था। 25-26 वर्षीय चंदन वर्मा मैकेनिकल इंजीनियर था। वह अस्पतालों की एक्सरे, सीटी स्कैन और दूसरी अन्य मशीनों की मरम्मत करता था। इसमें उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। चंदन वर्मा के पिता मायाराम वर्मा मूल रूप से अंबेडकर नगर के टांडा के रहने वाले थे। उसके 7 भाई और थे। मायाराम 1990 के दशक में अपने भाइयों के साथ टांडा छोड़कर रायबरेली आ गए थे। रायबरेली के तेलियाकोट मोहल्ले में वह भाइयों के साथ अवधेश गुप्ता के मकान में किराए पर रहने लगे थे। साल 2010 में मायाराम वर्मा अपने परिवार के साथ रायबरेली छोड़कर दिल्ली चले गए, लेकिन उसके अन्य भाई उसके साथ नहीं गए। उन भाइयों ने तेलियाकोट में ही जमीन खरीदकर अपने घर बना लिए। दिल्ली जाने के बाद भाइयों ने मायाराम से दूरियां बना लिया। लेकिन वर्ष 2019 के नवंबर माह में मायाराम फिर रायबरेली आ गए। इस बार उन्होंने तेलियाकोट के बजाय मटिया इलाके में कमरा किराए पर लिया, जो तेलियाकोट से 2 किलोमीटर दूर था। यहाँ पर वह अपनी पत्नी व बेटे चंदन के साथ रहने लगा। चूंकि चंदन वर्मा अच्छा कमाता था, अतः उसको कोई चिंता नहीं थी। चूंकि शिक्षक सुनील कुमार गौतम व चंदन वर्मा एक ही मकान में किराएदार थे, अतः उन दोनों के बीच जल्द ही जान पहचान हो गई। धीरे धीरे जान पहचान दोस्ती में बदल गई। सुनील गौतम से मिलने के बहाने चंदन वर्मा का पूनम भारती के घर आना जाना शुरू हो गया। खूबसूरत पूनम पहली ही नज़र में चंदन वर्मा के दिल में रच बस गई थी। नज़दीकियां बढ़ाने को वह उसके करीब आने की कोशिश करने लगा था। पूनम की बेटी सृष्टि अब तक 2 साल की हो चुकी थी। चंदन वर्मा उसे खिलाने के बहाने अपने साथ ले जाता था और खूब लाड़ प्यार करता था। उसे कभी चॉकलेट तो कभी खिलौने लाकर देता था। चंदन जब कभी पूनम की गोद से सृष्टि को अपनी गोद में लेता तो जानबूझकर उसके नाजुक अंगों को छेड़ देता था। पूनम तब बनावटी गुस्सा दिखाती फिर हंसकर टाल देती थी। चंदन पूनम की खूबसूरती की भी खूब तारीफ करता और उसे अपनी लच्छेदार बातों से रिझाने की कोशिश करता था। साथ ही वह उसके नजदीक जाने की कोशिश करता था। घर आते जाते चंदन वर्मा और पूनम भारती की नजदीकियां बढ़ने लगीं। पूनम को भी चंदन के दिल की बात का आभास हो गया था। वह भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी थी। दोनों के बीच अब हंसी मजाक भी होने लगा था। चंदन ऐसे समय पूनम से मिलने आता था जब सुनील घर पर नहीं होता था। एक दिन चंदन आया तो पूनम सज-धज कर बाजार जाने की तैयारी कर रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर चंदन मचल उठा। उसने पूनम को बाहों में भर लिया और बोला, भाभी, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता। पूनम ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, चंदन, यह दीवानापन छोड़ो और अब चुपचाप चले जाओ। कहीं मास्टर साहब आ गए तो पता नहीं क्या सोचेंगे। भाभी, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आज तो तुम्हारा प्यार लेकर ही जाऊंगा, कहते हुए उसने पूनम को फिर से बाहों में कैद कर लिया। पूनम ने उसकी बाहों से छूटने का बनावटी विरोध किया। उसके बाद खुद सहयोग करने लगी।
फिर तो उस रोज दोनों के बीच मर्यादा की दीवार ढह गई। मर्यादा की दीवार टूटी तो पूनम को अपने किए पर पछतावा हुआ था, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वह हो चुका था। लेकिन पछतावे के बावजूद पूनम भारती के कदम नहीं रुके। जब भी पूनम और चंदन को मौका मिलता, वे सुनील गौतम के साथ विश्वासघात करने से नहीं चूकते थे। पूनम और चंदन जो भी करते थे पूरी चौकसी से करते थे, लेकिन उनके ये संबंध ज्यादा दिनों तक छिपे नहीं रह सके। एक दिन सुनील गौतम को पूनम के मोबाइल पर व्हाट्सएप चैट दिखी। उसे यकीन हो गया कि दोनों के बीच नाजायज रिश्ता है। उसने पूनम और चंदन दोनों को समझाया, लेकिन चंदन नहीं माना। वह किसी न किसी बहाने उसके घर आ जाता था। 12 मार्च 2021 को सुनील कुमार गौतम का तबादला अमेठी हो गया। अमेठी जिले के सिंहपुर ब्लॉक के पन्हौना प्राथमिक विद्यालय में उसे शिक्षक पद पर तैनाती मिली। दरअसल सुनील गौतम ने अपना परिवार टूटने से बचाने के लिए रायबरेली से दूर अपना ट्रांसफर खुद कराया था, ताकि चंदन वर्मा वहां आ जा ना सके। तबादले के बाद सुनील गौतम ने रायबरेली वाला कमरा खाली कर दिया और जुलाई 2024 में अमेठी में मुन्ना अवस्थी के मकान में परिवार के साथ रहने लगा। अमेठी में कुछ माह तो सुकून से बीते, उसके बाद चंदन वर्मा फिर चोरी छिपे वहां आने लगा। पूनम और चंदन के बीच हर रोज मोबाइल फोन पर वीडियो कॉलिंग के जरिए बात होती थी। दोनों खूब बतियाते थे। पूनम के प्यार में चंदन वर्मा इतना अंधा हो गया था कि वह पूनम को अपनी पत्नी बनाने का ख्वाब देखने लगा था। वह जो कमाता था उसका आधा भाग पूनम पर खर्च करता था। उसने अपने घर के जेवर तक पूनम को दे दिए थे। वह पूनम से कहता भी था कि इस मास्टर को छोड़ दो और उसकी बीवी बन जाओ, लेकिन पूनम राजी नहीं होती थी। अप्रैल 2024 में सुनील कुमार गौतम ने मकान बनाने के लिए अमेठी में 2 बिस्वा जमीन खरीदी। जमीन की लिखा पढ़ी में गवाह की जरूरत थी। पूनम के कहने पर सुनील ने चंदन वर्मा को गवाह बना लिया। इसके बाद चंदन का बेधड़क घर में आना जाना फिर बढ़ गया। हालांकि चंदन का घर आना सुनील को कांटे की तरह चुभता था। एक रोज सुनील गौतम शाम को स्कूल से घर आया तो चंदन घर में मौजूद था। वह पूनम से बतिया रहा था। यह देखकर उसका खून खौल उठा। उसके जाने के बाद सुनील ने पूनम को आड़े हाथों लिया और कहा कि वह चंदन को लिफ्ट ना दे, उससे दूरियां बनाए ताकि उसका परिवार ना बिखरे। पति की बात मानकर पूनम ने चंदन को लिफ्ट देना बंद कर दिया। वह अब ना तो उससे मोबाइल फोन पर बात करती थी और ना ही वीडियो कॉल पर बात करती थी। इस पर वह घर आकर पूनम को धमकाता था कि वह बात नहीं करेगी तो वह सिर में गोली मारकर खुद को खत्म कर लेगा। पूनम तब डर जाती और उसकी बात मान लेती थी। अब तक सुनील गौतम 2 बेटियों का बाप बन चुका था। बड़ी बेटी सृष्टि 5 साल की थी और छोटी बेटी समीक्षा 1.5 वर्ष की थी। चंदन वर्मा दबंग था। उसके संबंध अपराधियों से भी थे। शराब पीना तथा दबंगई दिखाना उसका शौक था। वह अपने चाचा के घर तेलिया कोट में भी दबंगई दिखाता था। हालांकि वे लोग चंदन से ज्यादा संपर्क नहीं रखते थे। चंदन पूनम को धमकाता था कि मास्टर को छोड़कर उससे ब्याह रचा ले, अन्यथा तुम्हारे कुछ आपत्तिजनक फोटो मेरे मोबाइल में हैं, मैं उन्हें वायरल कर दूंगा। फिर तुम और मास्टर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। चंदन वर्मा की धमकी से पूनम और सुनील डरे सहमे रहने लगे। सुनील ने पूनम से कहा भी कि वह चंदन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दे, लेकिन पूनम उस सनकी और दबंग चंदन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकी। 18 अगस्त 2024 को पूनम की बड़ी बेटी सृष्टि की तबीयत खराब थी। वह उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए सुनील के साथ रायबरेली के सुमित्रा हॉस्पिटल गई। बेटी को दिखाने के बाद जब वह वापस घर आ रही थी तो रास्ते में उसे चंदन मिल गया। वह पूनम को छेड़ने लगा और साथ चलने का दबाव बनाने लगा। सुनील गौतम ने विरोध किया तो वह उससे भिड़ गया। पहले उसने जाति सूचक गालियां बकीं, फिर 4-5 थप्पड़ सुनील के गाल पर जड़ दिए। दोनों को जान से मारने की धमकी भी दिया। सुनील के सब्र का बांध अब टूट चुका था, अतः वह पूनम को साथ लेकर सीधा सदर कोतवाली पहुंच गया और पूनम से रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा।
पूनम अब भी रिपोर्ट दर्ज कराने को राजी नहीं थी, लेकिन पति के कहने पर किसी तरह वह राजी हुई। इसके बाद पूनम ने तहरीर दिया। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने चंदन वर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 115(2) तथा 352 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर लिया। दूसरे रोज पुलिस ने चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। सप्ताह भर के भीतर ही उसकी जमानत हो गई। जमानत पर छूटने के बाद चंदन वर्मा ने फिर नौटंकी शुरू किया। उसने खुद को खत्म करने का प्रयास किया। अस्पताल से छुट्टी मिली तो उसने पूनम व सुनील से माफी मांग लिया और भविष्य में ऐसी गलती न करने का वादा किया। लेकिन वह अपनी जुबान से पलट गया। वह फिर पूनम भारती तक पहुंचने का प्रयास करने लगा। वह पूनम से मोबाइल फोन पर बात करने का प्रयास करता, लेकिन पूनम उसकी कॉल रिसीव ही नहीं करती थी। इससे उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने पूनम की उसके साथ खींची आपत्तिजनक तस्वीरें उसके मायके वालों तथा ससुराल वालों को भेज दिया। यही नहीं, उसने पूनम की मां कृष्णावती व भाई सोनू को भी धमकाया कि वे पूनम को समझा दें, वह उसकी बन जाए, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। पूनम की बेरुखी से चंदन वर्मा को गहरा आघात पहुंचा था। वह समझ गया था कि पूनम उसके हाथ से फिसल गई है। उसका दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई थी। आखिर उसने फैसला किया कि वह पूनम व उसके परिवार को मिटा देगा। इसके लिए वह योजना बनाने लगा। अपनी योजना उसने किसी अन्य के साथ साझा नहीं किया। फिर 12 सितंबर 2024 को उसने न सिर्फ पूनम भारती बल्कि उसके पति सुनील गौतम और दोनों बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दिया। 5 अक्टूबर 2024 को उपचार के बाद पुलिस ने चंदन वर्मा से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उसे जिला सत्र न्यायाधीश के आवास पर पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। दरअसल उसे न्यायाधीश के समक्ष कोर्ट में पुलिस को पेश करना था, लेकिन कोर्ट में जनता व वकीलों में भारी रोष था। अनहोनी की आशंका को देखते हुए पुलिस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी थी। घटना के 24 घंटे के भीतर आरोपी चंदन वर्मा को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस पूरे मामले में अमेठी पुलिस जल्द से जल्द चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी। पुलिस को सिर्फ एक सीडीआर रिपोर्ट का इंतजार है और वही रिपोर्ट आने के बाद पुलिस चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर सकती है। बताया जा रहा है कि इस जघन्य हत्याकांड को फास्ट ट्रैक में चलाया जाएगा। चंदन वर्मा का पूनम भारती से प्यार और उसे पाने की जिद ने उसे सनकी बना दिया। प्यार चंदन और पूनम ने किया, लेकिन इसकी सजा सुनील और उसके परिवार को मिली। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।